हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्टडी कोर्स। लास्ट सेशन में हमने कुछ किए थे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 तक। सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया, पूरी उसकी एनालिसिस करी और देखा कि इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आप फ्यूचर में आया हम उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे इस सेशन में। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.8। अब क्या कहता है क्वेश्चन 3.8? A heating element using nichrome wire is connected to 230 volt supply. Draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after few seconds to steady state value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if room temperature 27 degree Celsius, given temperature coefficient alpha is equal to 1.7 10 to the power minus 4? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि है हमारे पास सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये था कि एक नाइक्रोम वायर था, जस्ट उसको हमने कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई से, माइनस पावर सप्लाई भी दे दी, ये हमारा करंट आ जा रहा था। अब क्या है, जस्ट हमने इसको स्टार्ट किया, स्विच भी लगा देते, चलो हम इधर की तरफ एक स्विच भी लगा देते, चलो ये हमारा स्विच भी लग गया। जस्ट हमने इसको ऑन किया, इनिशियली रूम टेम्परेचर पे थी, ये थी इनिशियली रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारी क्या कर रही थी, करंट ड्रॉ कर रही थी I1। वही इनिशियल करंट थी 3.2 एम्पियर। पर जैसे जैसे ही हीटअप होती चली गई, ये जैसे जैसे टेम्परेचर इसका राइज किया, तो इसकी कुछ देर बाद स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गई करंट की 2.8 एम्पियर। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग R1 फाइंड करेंगे। जो R1 वो रेजिस्टेंस जो 27 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। फिर हम करेंगे R2 वो टेम्परेचर जो स्टेडी स्टेट पे रहा होगा। R1 मालूम है, R2 मालूम है, T1 मालूम है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 हमको फाइंड करना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग लेंगे I1। हमारा इनिशियल करंट रहा है I1, दैट इज 3.2 एम्पियर, एंड V1 था हमारा 230 वोल्ट। सो R1 हमारा हो जाएगा 230 बाय 3.2 एम्प्स, दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, 71.875 ओम आएगा, लगभग इतनी वैल्यू आएगी इसकी, 71.875। उसी तरीके से हमारा R1 आ चुका है। अब R1 जो था हमारा वो था इनिशियल टेम्परेचर, सो T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब R1 हमारा रहा था T1 पे। यहां तक की बात हमको समझ में आ जाती है। इनिशियल करंट था I1, वोल्टेज नाइक्रोम वायर के अक्रॉस था 230 वोल्ट। R1 हमने फाइंड आउट कर लिया, R1 किस टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे था, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही किया था हमने, इनिशियल करंट था, स्टार्टिंग था, स्टार्ट किया था नाइक्रोम वायर, जस्ट स्विच ऑन ही किया था। R1 था हमारा T1 टेम्परेचर पे। वैसे ही हम लोग R2 को कैलकुलेट करते हैं। I2 कितना है हमारा 2.8 एम्प्स और 230 वोल्ट। वैसे ही हमारा R2 कैलकुलेट हो जाएगा 230 बाई 2.8, दैट इज नथिंग बट, आप एक बार चेक कर लेना, 82.143 82.143 आएगा, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, पर प्रोसीजर यही है। हो सकता है कि थोड़ा डेसिमल की इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज आ सकता है, बाकी यही आएगा। और R2 किस पे था, R2 था हमारा टेम्परेचर T2 पर। अब हुआ क्या, नाइक्रोम वायर गर्म हो गया, R2 हमारा R2 आ गया हमारे पास 82.143 ओम्स, ये आ गया। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब हमारा रूम टेम्परेचर था ना, तो हमारा रेजिस्टेंस कम था। जब हमारा नाइक्रोम वायर थोड़ी देर चलिए गर्म हो गया ना, तो उसका ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ गया। हम इतना तो कंक्लूड कर ही सकते हैं यहाँ इसी ऑब्जर्वेशन से कि जो हमारा T2 आएगा ना, वो T1 से ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा ही नहीं, आंसर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर निकाल ही लेते, चलिए T2 भी। क्या था फॉर्मूला इसका, याद करिए, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है,
T2 माइनस T1। करते हैं इसको सॉल्व, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अपॉन R1 अल्फ़ा। ठीक है, कैसे समझ में आया? R2 इधर से R1 गया, अल्फ़ा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। T2 माइनस T1, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने R2 ऑलरेडी फाइंड कर ही रखा है, R1 हमने फाइंड कर ही रखा है, अल्फ़ा हमको गिवन है, फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। 82.143 माइनस 71.875 बाय R1 71.875 अल्फ़ा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। T1 कितना था हमारा? T2 माइनस 27। तो ये आ गया हमारे पास, T2 माइनस 27 आ गया। अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा लगभग आंसर ये, इसको सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 840.5 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 27। बस T2 यहाँ से आए गया हमारा, हम कोई दिक्कत नहीं है। T2 हमारे पास आ चुका है 867.5 डिग्री सेल्सियस। टिपिकल नहीं था ये, लग रहा था कि थोड़ा सा ट्रिकी था। इनिशियल करंट दिया था, अब कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि इनिशियल करंट, कहने का ये मतलब था कि जब इनिशियल करंट रहा होगा ना तो रूम टेम्परेचर पे रहा होगा, क्योंकि जस्ट स्विच हमने रूम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट किया था और माइक्रो वायर में तभी करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। स्टेडी स्टेट आते आते रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका था, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया था, R2 इंक्रीज हो गया था, तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमने निकाल लिया। देखिए कितना सिंपल। अब कुछ चीज़ें आप लोग बस देख के ही नहीं बता सकते हैं कि क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ ना, तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ होगा। अब यहाँ लॉजिक इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.9। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.9, देखते हैं 3.9 क्या कहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये जो कॉन्सेप्ट सिखाएगा, केवीएल का कॉन्सेप्ट सिखाएगा और केसीएल का भी कॉन्सेप्ट सिखाएगा। देखते हैं इसको। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। ब्रांच दी हुई है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें हमें हर एक ब्रांच में निकालने। पहले तो आप ये बताएं कि इसमें कितनी ब्रांच है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है, इसमें 6 ब्रांच है। और देख के ये गलती मत कर देना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ये। P/Q=R/S नहीं है। ऑपोजिट व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा याद रखना, जो ऑपोजिट जो होता है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। ये दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू इन दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। याद रखना नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारा A B C और ये D। मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। रेड यूज़ कर रहा हूँ। अब करेंगे क्या इसमें, आप वो ले लीजिए, कम से कम करंट लीजिए इसमें हर ब्रांच में। जैसे मैं जो करने वाला हूँ वो है I, इसमें फ्लो कर रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है I3। अब मैं आपको बताता जाता हूँ धीरे धीरे करके। यार देखो, यहाँ से अगर I1 गया ना, इस ब्रांच से I1 चला और आगे जाकर दो अलग ब्रांचेस में स्प्लिट हो रही है, BC और BD। जब दो ब्रांचेस में स्प्लिट होगी तो करंट भी तो स्प्लिट होगा ही ना। तो करंट भी इसमें I3 जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा BD में। थोड़ा सा दिमाग लगाएं यार, करंट इसमें था, इन दोनों का करंट का जो सम्मिशन होना चाहिए ना, वो इसके बराबर होना चाहिए। BD में जो करंट जा रहा है प्लस BC में जो करंट जा रहा है इज इक्वल्स टू AB में जो करंट जा रहा है। तो इसमें BD में जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, सिंपल सा I1 माइनस I3 था ना, बिल्कुल सिंपल। बस I1 माइनस I3 किया। अब देखना
ये और ये यहाँ से करंट ट्रेवल कर रहा है और I2 यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और ये जा रहे हैं ब्रांच DC में जाके मिल रहे हैं दोनों करंट जाके मिल रहे हैं DC ब्रांच में। तो क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू BD प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू AD इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू DC। दोनों का करंट एड अप हो जाएगा ना, एड अप होते ही लिख दो इसको I1 प्लस I2 माइनस I3। I1 माइनस I3 यहाँ पे था, I1 माइनस I3 यहाँ पे, I2 यहाँ से आ रहा था, I2 भी यहाँ से आ रहा, लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, और जब इस ब्रांच में, इस ब्रांच पॉइंट C से जब करंट निकलेगा ना, ये दोनों मर्ज होगा, तो I1 प्लस I2 इसमें फ्लो कर रहा होगा। और यार ये तो हमें पहले से मालूम था कि I1 प्लस I2, I1, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लीजिए, थोड़ी सी गलती थी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब आप ध्यान से देखना, ये I3 और ये मर्ज हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा I1 प्लस I2। और यार यही तो मालूम है हमको। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, I करंट जा रहा है, दो भाग में स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। क्यों स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि ये ब्रांच जो जा रही है दो ब्रांच में स्प्लिट हो रही है। कौन सी ब्रांच में स्प्लिट हो रही है, AB और AD। AB और AD में स्प्लिट हो रही है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, वेरी फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, वेरी फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, I करंट दो में स्प्लिट हो रहा है, I1 एंड I2 में। बढ़ते हैं आगे, अप्लाई KVL इन ABD, ठीक है। ABD के अंदर KVL अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना। कहाँ से चलते हैं हम, इस पॉइंट से चलते हैं, इस पॉइंट से चलेंगे हम। 10 I1 माइनस करंट का डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं ना, माइनस ये भी माइनस में आएगा, सॉरी, माइनस 10 I1 करंट का डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं हम लोग, माइनस 5 I1 माइनस I3, ठीक है। अब यहां से जब DA की तरफ मूव करेंगे ना, तो हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन ऑपोजिट देख रहे हैं, ऑपोजिट, पॉजिटिव आएगा, ड्रॉप नहीं आएगा। करंट ड्रॉप तब आता है जब अपन वोल्टेज ड्रॉप तब आता है जब हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं आगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, इस लूप में देख रहे हैं ABDA, तब कहानी अलग होगी इस ब्रांच में, इसको ये पॉजिटिव आएगा, 5I2 0, मालूम है हमको, लूप है 0। बस इसको अपन सॉल्व कर देना है थोड़ा सा। 10 I1 माइनस 5 I1 प्लस 5 I3 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 I1 प्लस 5 I2 प्लस 5 I3 बराबर 0, 5 5 3, तो माइनस 3 I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। अब बढ़ते हैं PCDB लूप की तरफ। अप्लाई KVL इन BCDA, सॉरी BCDB, B से चलते हैं। B पॉइंट को पकड़ लो, आप देख लो यहाँ से। अब इसकी डायरेक्ट रेफरेंस पे चलना है आपको। तो पहला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, माइनस 5I3 लिख देते हैं, माइनस 5I3। अब माइनस 5I3 चल रहा है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जब हम पॉइंट C से D की तरफ आएंगे ना, तो करंट की डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं हम, ड्रॉप नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे।
ड्रॉप जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव ड्रॉप का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, नेगेटिव ड्रॉप होता है वोल्टेज इस यहाँ पर। मैं आपको अब यहाँ से देखते हैं, हाँ सी से डी की तरफ बढ़ते हैं, तो कितना आएगा ये 10 I1 प्लस I2 प्लस I2 माइनस I3। अभी भी करंट का डी से जब बी की तरफ मूव करेंगे ना, तो हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं। वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 5 I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं इसको, सिंपल है। -5 I3 प्लस 10 I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 5 I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 5I3 -20 I3 -5 -10 -15 -20 -5 I3 I1 15 I1 and I2 plus 10 I2 इक्वल्स 0। कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से। -4 I3 प्लस 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। पहली इक्वेशन लिखी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दूसरी इक्वेशन लिख दी -3 I1 प्लस I2 प्लस I3, और थर्ड इक्वेशन आ गई मेरे पास -4 I3 प्लस 3 I1 प्लस 2 I2। अब बताओ अब कौन सा लूप बच रहा है, ध्यान से देखो लूप को, कौन सा बच रहा है। अब ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये वाला लेंगे। यहाँ से चलेंगे हम A D C and A। यहाँ करता हूँ मैं इसको सॉल्व। in loop A C D and A apply KVL and 10 वोल्ट से चले 10 माइनस I1 माइनस 10 I1। अब A से D की तरफ चले -5 I2। अब D से C की तरफ चले -10 I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो 10 इक्वल्स टू 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ना ये सब। 5 2 2 2 2 2 माइनस 2 I1 माइनस I2 प्लस 2 I1 माइनस 2 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ठीक है। हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई और 4 वेरिएबल्स हो गए। बस 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, बस इसको सॉल्व कर देना है हमको। अब मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, रिमेनिंग आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ही -4 I3 प्लस 3 I1 प्लस 2 I2 जो दिया हुआ है, अब इसमें ध्यान से देखें ना, अब तो हम I1 को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं I2 प्लस I3 बाई 3 से, तो वही करेंगे हम। और आप I को रिप्लेस कर दीजिए, ये I1 नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 10 - 2I
I2 माइनस 2I1 2I2 प्लस 2I3 टू 0। सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर, थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी बीच में, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। कुछ नहीं है, यहाँ तक हम लिख चुके थे इसको, 2 माइनस 2I1 माइनस 2I2। अब इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, 2 माइनस 2I1 इसको हम स्प्लिट कर देंगे, माइनस 4I1 ये हो जाएगा माइनस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हमारी हो गई पूरी। 2 माइनस 4I1 माइनस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 वेरी वेल, बिल्कुल इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मिलेगा 101%। आप इक्वेशन खुद से सॉल्व करना या आप खुद से भी कर सकते हैं। मेरा ये मोटिव था कि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊं कि आपको कहाँ करंट को किस तरीके से आपको पैरेलल में स्प्लिट करना है, किस तरीके से आपको KVL लगाना है, कहाँ आपको वोल्टेज ड्रॉप लेना है, पॉजिटिव लेना है, कहाँ आपको नेगेटिव लेना है। ये मेरे को सिखाना इस क्वेश्चन के थ्रू यही मोटिव था। अगर आप इसको सॉल्व भी करते ना तो आपके पास जहाँ तक है मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग -2/17 आएगी I1 की वैल्यू। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था इसको, उतनी आ जाएगी। आप करेगा इस क्वेश्चन को, चारों इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, चारों आपको आंसर देंगी ही देंगी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.10।